हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये देखो ये एमडीसी का पेपर होगा। किसका? एमडीसी फिफ्थ सेमेस्टर का जो आपका पेपर होगा, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिफ्थ सेमेस्टर का, उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्या है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है, उसको भी कंप्लीट करवाना है। और साथ साथ आपका फ़ायदा ये है कि मैं आपकी जो एग्ज़ाम होती है उससे पहले क्लास डालता हूँ, उससे लगभग % देखने को मिलते हैं। तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। समझदार बच्चों को वही सारा ही काफ़ी होता है। बाकी इन सभी प्रश्नों की जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ, कौन सी पीडीएफ? सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है, वो आपके सामने टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। जाओ और जाकर ज्वाइन कर सकते हो भैया। कुछ नहीं करना, वहाँ पर आपके सामने टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ऊपर की तरफ फाइल वाले सेक्शन में जाकर आपको सर्च कर लेना है MDC, आपको फाइल देखने को मिल जाएगी। चलिए एक बार आपके सामने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से पहले जो आपका पूरा एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है उसको डिस्कस कर लेते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। सबसे पहले अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो सबसे पहले प्रकार के जो आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने आते हैं? 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक प्रश्न को क्या करना अनिवार्य होता है। कितने प्रश्न आते हैं भाई? 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट है, 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। और प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन 3 से 4 लाइन में बनाना होता है। कितने लाइन में? प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको 3 से 4 लाइनों में बनाना होता है। यह आपके लिए बात है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, अगले वाले प्रश्न आते हैं आपके लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? लघुतरात्मक प्रश्न। प्रत्येक यूनिट से आपके सामने एक एक प्रश्न आता है। इस हिसाब से आपके सामने 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें से भी कोई 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न आपको करने होते हैं अनिवार्य रूप से, है ना। और इनका सॉल्यूशन 150 शब्दों में, एक प्रश्न का सॉल्यूशन 150 शब्दों में बनाना होता है। तो लगभग अगर आपके सामने मोटा मोटी बात हो तो 1.5 पेज आपको एक प्रश्न में भरना है। कितने पेज? 1.5 पेज आपको एक प्रश्न में भरना होता है। अगले वाले प्रश्नों की बात करूं तो अगले वाले प्रश्न आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके सामने लगभग हर यूनिट से 2-2 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 2-2 प्रश्न आते हैं। उसमें से कोई एक एक प्रश्न आपको करके आना होता है। कितने प्रश्न करने होते हैं? एक एक प्रश्न आपको करके आना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आपके सामने एक एक प्रश्न, और सॉल्यूशन आपको 300 शब्दों में। एक प्रश्न की बता रहा हूँ, एक प्रश्न का सॉल्यूशन 300 शब्दों में, मतलब 2.5 पेज। आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का एक, तीसरा आधा पेज आपको भरना होता है। काफ़ी बच्चों का सवाल आता है, सर कितने पेज भरें ताकि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। तो अगर आप 17 से ज़्यादा पेज भर के आते हो तो आपके सामने आपको अच्छे अंक आ सकते हैं। एक बात और बता देता हूँ, यह पेपर आपका माइनर कैटेगरी का पेपर है। कौन सी कैटेगरी का पेपर है भाई? माइनर कैटेगरी का पेपर है भाई आपके सामने। तो माइनर कैटेगरी के वो पहले बता देता हूँ, वो पेपर होते हैं माइनर कैटेगरी के अंदर जिसके अंदर आपको पास करना अनिवार्य होता है। क्या करना? पास करना आपको अनिवार्य होता है। माइनर कैटेगरी का आपका इस बार सिर्फ एमडीसी का ही पेपर है 5th सेमेस्टर में। और साथ के साथ इसके साथ एक ज़रूरी बात यह भी है, इस पेपर के साथ आपके सामने ये पेपर आपका नॉन कॉलेज वालों का तो 150 नंबर का देखने को मिलता है। और पासिंग मार्क्स आपके कितने नंबर से भी? आपको 60 नंबर। समझ में आ गया? और रेगुलर वालों के लिए पेपर 120 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 120 नंबर का। और पास होने के लिए आपको 48 नंबर चाहिए होते हैं। ये कुछ आपके सामने क्राइटेरिया रहता है आपका। चलिए यूनिट फर्स्ट की बात करें आपके सामने, जिसके जो प्रश्न होते हैं स्टेट एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव राजस्थान कॉन्टेक्स्ट से संबंधित प्रश्न आते हैं। राज्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। क्या है पहला प्रश्न? क्या आपके सामने जो राज्य होता है, राज्य की अवधारणा को स्पष्ट व की अवधारणा एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए तथा राजस्थान राज्य के एकीकरण के इतिहास का पृष्ठभूमि को वर्णन कीजिए। क्या करना है? राज्य क्या होता है उसकी अवधारणा के बारे में बताना, उसका महत्व स्पष्ट करना है तथा राजस्थान राज्य का जो एकीकरण हुआ उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में वर्णन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा प्रश्न है?
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, जो राजस्थान राज्य की अवधारणा के बारे में बताना है, उसके महत्व स्पष्ट करना है, तथा राजस्थान राज्य का जो एकीकरण हुआ उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट एंड डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। क्या करना है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेट एंड डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। तो पहले इस पर्सन में राज्य होता है ना, उसके बारे में आपको उसकी क्या बताना है, परिभाषा बतानी है। पर्सन ये भी पूछा जा सकता है राज्य की परिभाषा बताइए, है ना, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ऐसे बताया जा सकता है। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में अलग से भी आ सकता है भाई, लॉन्ग टाइप में तो पूरा पर्सन देखने को मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टाइप में अलग से भी आ सकता है, राजस्थान राज्य के एकीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। समझ में आ गया। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में राज्य की परिभाषा पूछी जा सकती है, और अगर वेरी शॉर्ट टाइप में, और शॉर्ट टाइप में आपके सामने इसके एकीकरण की पृष्ठभूमि को पूछा जा सकता है। प्रश्नों को आपको इस प्रकार से पूछा जाता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ें। राज्य कार्यपालिका के अंग राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद की शक्तियों, भूमिका व कार्य के बारे में विवेचना कीजिए। भाई बच्चों, ये प्रश्न आपके सामने शॉर्ट टाइप में आएगा ना, तब एक प्रश्न पूछेगा राज्यपाल की या मुख्यमंत्री की आपके सामने शक्तियों के बारे में बताइए। समझ में आ गया। एक ही पूछेगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री, अगर मैं आपको बताऊं किसकी करके चले जाना, आपको मुख्यमंत्री को आपको करके चले जाना, या आप तो दोनों को ही कर लेना, आपके पास समय पड़ा हुआ है। तो राज्य के जो कार्यपालिका के अंग होते हैं उसमें पहले राज्यपाल के बताना आपको, उसकी क्या शक्तियां होती हैं, उसकी क्या भूमिकाएं होती हैं, और आपके सामने उसके क्या कार्य होते हैं, तीनों के बारे में अलग अलग बताना है। और मुख्यमंत्री की क्या होती है उसके बारे में भी बता देना। डिस्कस द पावर, रोल एंड द फंक्शन ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बताना आपको, डिस्कस करना है, क्या पावर होती हैं आपके सामने, क्या रोल होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं गवर्नर के, चीफ मिनिस्टर के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना है। चलिए भाई, यूनिट नंबर फर्स्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए। यूनिट नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें सेक्रेटरीट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड आरपीएससी से संबंधित, मतलब राजस्थान की जितने भी आपके सामने जो कार्यपालिका के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, संवैधानिक पद हैं, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान सचिवालय एवं निर्देशालय के मध्य संबंधों की व्याख्या कीजिए। क्या करना आपको, राजस्थान सचिवालय और निर्देशालय के मध्य में कैसे संबंध पाए जाते हैं उसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। क्या करनी है भाई, व्याख्या करनी है। राजस्थान सचिवालय व निर्देशालय के बीच में कैसे संबंध होते हैं, इसके बीच में आपको महत्वपूर्ण टिप्पणी करनी है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्रेटरीट एंड द डायरेक्टरेट इन राजस्थान। तो आपको पहले तो बताना है राजस्थान का सचिवालय के बारे में बताना है, फिर निर्देशालय के बारे में बताना है, फिर दोनों के संबंध के बारे में बताना है, अंत में बताना है, पहले मत संबंध बताने लग जाना, पहले दोनों को एक्सप्लेन करना। राजस्थान सचिवालय के बारे में जानकारी देनी है आपको, फिर निर्देशालय के बारे में जानकारी देनी है, फिर अंत में जाकर आपको कहीं दोनों के बीच में संबंधों को बताना है। इस प्रकार से प्रश्न को करोगे तब आपको अच्छे अंक मिलेंगे। समझ में आ गया ना। हर प्रश्न को करने का एक तरीका होता है, लहजा होता है, वो आना जरूरी है। तो पहले राजस्थान सचिवालय के बारे में बताओ, फिर निर्देशालय के बारे में बताओ, फिर दोनों के बीच में मध्य में जो संबंध पाए जाते हैं उनकी आपको व्याख्या करनी होती है। चलिए भाई, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की भूमिका व कार्यों की विवेचना कीजिए। क्या करना है, जिला कलेक्टर होता है कौन, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की क्या भूमिका होती है, क्या होती है, उन दोनों की क्या भूमिका होती है। तो दोनों के बारे में बताना आपको पहले तो, कि जिला कलेक्टर का क्या काम होता है, पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी होता ना, उसका क्या काम होता है, दोनों के बारे में बताना। दोनों की पहले भूमिका बताओ और फिर दोनों अपने क्या क्या कार्य करते हैं उसके बारे में बताओ, अलग अलग बताना आपको। समझना। पहले कलेक्टर के बारे में बताओ। प्रशासनिक अधिकारी का सबसे बड़ा पद आपके सामने किसका होता है, कलेक्टर का ही होता है। एसपी भी उसके नीचे आता है प्रशासनिक पदों में, है ना। तो उसके बाद में उसका क्या भूमिका है और फिर उसके क्या कार्य वो बताओ। फिर पुलिस अधीक्षक की बारे में बताओ कि पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, पुलिस अधीक्षक होता है ना। उसकी एक आपके सामने एक जिले में क्या भूमिका होती है और फिर उसके क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बताओ। दोनों के अलग अलग आपको बताने हैं, ये जरूरी पहलू भाई, आपको दोनों को अलग अलग बताना होता है। चलिए भाई, अगले वाले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर थर्ड की तरफ, जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट और 73वां संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में पढ़ना है। पहला है,
73वां संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं व महत्वों की व्याख्या स्पष्ट कीजिए। क्या करना आपको, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, प्रमुख विशेषताएं क्या है 73वें संविधान संशोधन की, उसके बारे में बताना और उसका क्या महत्व है। तो जो 73वां संविधान संशोधन आपको पंचायती राज से संबंधित देखने को मिला था, उसकी क्या आपके सामने प्रमुख विशेषताएं हैं, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। एक्सप्लेन द मेन फीचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73वां संविधान संशोधन है, उसके पीछे क्या प्रमुख विशेषताएं और महत्व उसके बारे में बताना आपको। कब लागू हुआ, पंचायती राज के 3 भाग कैसे बांटे गए, सबसे पहले कब लागू हुआ, इसके क्यों लाना पड़ा, कैसे लाया गया, सब कुछ आपको विस्तार से बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ें। ग्राम पंचायत क्या, पहला प्रश्न है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपके सामने जिला परिषद की संरचना, शक्तियां और कार्यों के बारे में बताइए। तो पंचायती राज होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो पंचायती राज है आपके सामने उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे निचली कड़ी होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत होती है, उसका सरपंच मुखिया होता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, कहाँ से अनुदान मिलते हैं, क्या क्या उसकी शक्तियाँ होती हैं, समझ में आ गया, उसके बारे में आपको बताना है। फिर तहसील स्तर पे पंचायत समिति होती है। क्या होती है, पंचायत समिति होती है, समझ में आ गया। पंचायत समिति पे आपके सामने प्रधान प्रमुख होता है। सारी की सारी जितनी भी उस पंचायत समिति के नीचे जितनी ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायत आती हैं, वो सब भी उसके नीचे आते हैं। उसके सरपंच उस सभा के मीटिंग में भाग लेते हैं। तो उसके क्या कार्य होते हैं, किस तरीके से इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। अगला है जिला परिषद। क्या है, जिला परिषद। जिला परिषद में आपके सामने जो कौन मुखिया होता है भाई, जिला परिषद अध्यक्ष है, वो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, वो इसका मुखिया होता है। उसके क्या कार्य होते हैं, जिले के अंदर जितनी आपके सामने पंचायत समिति आती हैं उनके प्रधान वगैरह के वो सब मीटिंग लेता है। तो इस प्रकार से आपके सामने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की संरचना, शक्तियों, कार्यों के बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है भाई। यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़े। अर्बन लोकल गवर्नमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान, विशेषताओं व महत्व के बारे में विवेचना कीजिए। क्या बताना है, जो 74वां संविधान संशोधन है, अधिनियम है, उसके क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या बताना है, उसके क्या क्या प्रावधान है, इंपॉर्टेंट है, उसके क्या क्या प्रावधान, उसकी क्या क्या विशेषताएं, उसके क्या क्या महत्व, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। डिस्कस द प्रोविजंस, फीचर्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या करना आपको, क्या क्या आपके सामने प्रमुख प्रोविजंस हुए, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से कर लेना। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के संगठन और कार्यों के बारे में वर्णन कीजिए। क्या बताना आपको, नगर पालिका है, क्या है, जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम का संगठन होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपलेशन काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या बताना है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के संगठन कैसे हुआ और उसका कार्य क्या है। अलग अलग है, नगर पालिका का गठन कहाँ होता है, नगर परिषद का गठन कहाँ होता है, और नगर निगम, तीनों अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं। इन संगठन के क्या 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 कौन कौन से संगठन के अध्यक्ष होते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से कर लेना।